पूरा बांग्लादेश से जो हिंदुओं के अत्याचार की जो खबरें आने लगी, जो चीखें आने लगी, उसने पूरे देश के चुनावी समीकरण को बदल दिया। बांग्लादेश के उस तख्ता पलट के बाद बीजेपी ने यहाँ की राजनीति उलट दी। अगर कहेंगे बंगाल में इशू ये आ गया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफिक चेंज पे बहुत बात हो रही है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ये क्लियर है, ये लॉ है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता कि डेमोग्राफी डेस्टिनी है। इंडी गठबंधन के किसी नेता का बयान आप देख के देखिए कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। कोई रस्मी बयान के अलावा, रस्मी कवायद के अलावा कोई पैलेस्टाइन की तरह पर्स लेके नहीं गया, कोई झोला लेके टांग के वो फिलिस्तीन के लिए रोती हुई प्रियंका गांधी। इसीलिए ममता बनर्जी ये जो सब कर रही है वो उस हारी हुई बाजी में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कोशिश कर रही हैं तृप्ति जी की किसी भी तरह पूरी लड़ाई को पलट दिया जाए, वापस वही ले आई कि जो याद होगा आपको, बंगाल को उसकी बेटी चाहिए, निज मेकर चाहिए, माटी मानुष वाली बातें जो करती हैं। पिछली बार का नारा उनका जो दिया गया था, निज, मैं बंगला में चूंकि वो नहीं हूँ, लेकिन उसमें कहते हैं कि मुझे याद है उसका कि हमको बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, निजी मेकर चाहिए, कुछ इस तरह करके वो नारा था। तो वो उस पर लाना चाहती है। एक मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी की रेड के बीच में जाके सबूतों पर कब्जा कर रही है, उस पर कोई हाई कोर्ट ये कह दे, और वो चूंकि सुरक्षा का दायित्व तो राज्य सुरक्षा का वहां किसके पास है, स्टेट के पास है। तो ममता बनर्जी ये चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो प्रताड़ित दिखे और जनता का सपोर्ट वापस उस इशू को भुला दें। मैं कह रहा हूँ कि वहां 18% कटे वोट, ये बहुत बड़ा है। 2.8 करोड़ के आसपास 2.89 तो कट गए ना। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा डाटा है, 18%। और मुझे तो ये ख्याल, ये तो एक अलग चीज हो गई पॉलिटिकल, लेकिन ये बात जरूर है कि फेडरल स्ट्रक्चर को वो स्ट्रेस देंगे, वो लगातार देंगे। ये तमाम राज्यों में आप देख रहे हैं जहां कांग्रेस, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ के राजनेता सब कुछ दांव पे लगा देंगे। इस देश में बाबरी नाम पे मस्जिद बना देंगे। आप ये सोच के देखिए, आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। आपने जज को डराया, जैसे आपने उसको जातिवादी धमकी दी। आपने अगली कोर्टों को क्या धमकाया, डिवीजन बेंच को, कि हम अभियोग ला रहे तो तुमको भी पकड़ लेंगे। और उसके बाद उनको क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं हम अभियोग जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोच के चलिए, जो बाकी 70-80 सीटें हैं, लगभग 70 से ज्यादा सीटें जिसमें मुस्लिम इस तरह से कमांड करते हैं, अगर वहां कम हो गया तो उनका जीत का रेशो घट जाएगा ना। ये डर है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को उन सीटों का डर है। उन्होंने उनके डाटा लिए, उनके नंबर लिए, जो कि एक प्राइवेट कंपनी को जाना निस्ता काना ने, उनका कंप्लीट डाटा आईपैक के पास था। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, साथ ही साथ बात करेंगे एसआईआर की, जो पूरे देश में जिसका पहला फेज पूरा हो चुका है, उसके बाद उठ रहे कई सवालों की, और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो गहमा गहमी चल रही है। हम बात कर रहे हैं जो आईटी सेल, टीएमसी के आईटी सेल चीफ प्रतीक जैन के यहाँ ईडी ने छापा मारा। उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, एक फाइल लेकर वो हरे रंग की सबको दिखाई दी। उसके बाद प्रदर्शन किया, कई आज मार्च निकाला गया। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो स्टे लगा दिया गया, स्थगित कर दी गई सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए, कि भीड़ की वजह से, बेकाबू भीड़ की वजह से कोर्ट ने सुनवाई को 14 तारीख तक के लिए स्टे कर दिया। इस बीच में दिल्ली में भी टीएमसी के सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बोला, ये सोशल मीडिया पे आप सभी देख रहे हैं। आखिर उनके आईटी सेल के जो चीफ है प्रतीक जैन, जिनको ईडी ने अपना निशाना बनाया है, वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर हवाला के आरोप हैं। जब बात हवाला के आरोप की है तो फिर ममता बनर्जी इतना क्यों बौखला रही हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रही है, इस पूरे मामले की जड़ क्या है, इसी को समझेंगे। और एसआईआर को लेकर, जो क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा एसआईआर से भी इसलिए जुड़ा है क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर का भी विरोध करती रही हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, एक तस्वीर हमने ममता बनर्जी की 2019 में भी देखी थी, जब सीबीआई ने वहां पर छापा मारा था उनके एक अधिकारी के यहाँ। तब भी वो इसी तरह कई घंटे प्रदर्शन के लिए बैठी रही थी। और अब हम देख रहे हैं जब ईडी ने छापा मारा है, प्रतीक जैन जो उनके आईटी सेल के हेड हैं, तो वो तुरंत वहां पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। और जो बौखलाहट उनकी दिखी है और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं, वो कई चीज़ों में सवालों के घेरे में भी खड़े करते हैं। और जो आरोप वो लगा रही हैं केंद्र पर, विशेष तौर से गृह मंत्री पे भी लगा रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये पूरी कहानी है क्या आखिर?
दरअसल तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पांचजन्य का भी, तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दरअसल ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। ये सारी चीज़ें एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह जा रही हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट हो और बहुत ही बेहतर डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा हो। क्योंकि अब चुनाव का बिल्कुल लास्ट फेज है। आपको जो कहना था आप कह चुके, जो मुझे कहना था मैं कह चुका, मुद्दे साफ हैं, चुनाव का सिर्फ डेट अनाउंस होनी है। ममता बनर्जी ये जानती हैं इस बार वो कमजोर पिच पर खड़ी है। इसलिए नहीं कि बीजेपी की बहुत तैयारी है, इसलिए क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिसने उनके तमाम बने बनाए पूरे प्लान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, ये है पिछले साल का 5 अगस्त 2024 का बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट। उसने ममता बनर्जी की जो स्ट्रेटजी थी, जो उन्होंने तैयार किया था, उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी किस पिच पे खेलेंगे, अमित शाह किस पर मजबूत हैं, वो सब कुछ स्टडी करके पिछले 2021 में, मुझे याद है मैं भी 2-2.5 महीने उसी चुनाव को कवर कर रहा था, तो देख रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से केंद्र के समन्वित प्रयासों को, जो पूरी पार्टी का प्रयास था, उसको उन्होंने विफल करके पहले से बड़ी सफलता हासिल की थी। 216 वोट, बिल्कुल, वोट में भी बड़ा अजीब। तो इस बार ऐसा क्यों है? दरअसल उनका पूरा प्लान बिगड़ गया। आप ऐसा है ना कि आप सोचते हैं कि मैं जब लक्ष्मण शिवरामकृष्णन जब लेग स्पिन फेंकेंगे तो मैं उस पर बात करूंगा, वो पता चले ऑफ ब्रेक फेंकने लगे तो आपकी तो पूरी, और या मैं एंड टाइम पे लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को हटाई दूं टीम से। तो ये अचानक हुआ कि पूरा बांग्लादेश से जो हिंदुओं के अत्याचार की जो खबरें आने लगी, जो चीखें आने लगी, उसने पूरे देश के चुनावी समीकरण को बदल दिया। आप इसको ऐसे समझिए, ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं। ममता बनर्जी इस समय एक शार्प पॉलिटिशियन के तौर पर, मैं उनको ये मानता हूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो बहुत कम पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक एक चाल पर हम लोग भी मात देंगे, वो उसमें से है। लेकिन उनका सब खेल ही बिगड़ गया ना, क्योंकि अब शतरंज में आप वहां बैठे ही नहीं हो। अब क्या हुआ है कि आप देखिए, जिस हरियाणा में, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है दर्शकों को समझाने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में ये लग रहा था कि पूरी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, मनोहर लाल खट्टर बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, नायब सिंह सैनी ले आए, एकदम अचानक बदल दिया, ये तो सब भुलट गया। बस उन्होंने कपड़े सिलवा लिए थे, कांग्रेसियों ने रथ आ गए थे, आपने देखा होगा, बिल्कुल तय, सारे सर्वे बताने लगे थे, नहीं, याद है, रथ आ गए थे। हाँ, सबसे बढ़िया तो वो रथ आके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर बैठ गया था, वो जलेबी से ऑर्डर हो गए थे। हाँ, सब चीजें। और लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में एक बात बोलते हैं रैली में, एक प्रोग्राम में, कि बटेंगे तो कटेंगे, याद है ना बांग्लादेश, वो ये बोलते हैं, और वो नारा ग्राउंड हो गया। आप ये सोचिए, तब से आज तक बिहार तक सिर्फ एकमात्र चुनाव है झारखंड जहां बीजेपी हारी है। वरना आप देखिए कि बांग्लादेश के उस तख्ता पलट के बाद बीजेपी ने यहां की राजनीति उलट दी। उसमें बीजेपी का योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान नहीं भाई, योगदान तो चूंकि पार्टी वही जीत रही है उसका होगा, लेकिन ये लोगों का अपराइजिंग है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या किया जा रहा। जो शत्रुबोध की कहानियां बहुत दिन से हम सुनते थे ना, शत्रुबोध क्या है, स्वयं बोध क्या है, कर्तव्य बोध क्या है, मैं उसको देख रहा हूं अब होते हुए कि लोग उसको उठा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि ममता बनर्जी ने, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव स्टडी नहीं किए होंगे, सिर्फ मैं आप ही कर रहे हैं, वो भी उनकी टीम है, पूरे लोग हैं। और मैं जब से प्रशांत किशोर ने उनके साथ 2021 का चुनाव, 2019 के बाद ही उन्होंने वो सब पकड़ लिया था, तो वो एनालिसिस करने में उनके पास पूरी टीम है और वो हमसे बेहतर है क्योंकि उनके पास संसाधन है। अब उन्होंने ये देखा कि ये सारा का सारा चीज बदल रही है, जनता खुद वोट कर रही है, तो वो इस इशू को अब इशू क्या आ गया पूरे बंगाल में, अगर मैं आपसे कहूं, आप भी अगर कहेंगे, बंगाल में इशू ये आ गया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफिक चेंज पे बहुत बात हो रही है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ये क्लियर है, ये लॉ है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता कि डेमोग्राफी डेस्टिनी है, आपका भाग्य वही है। और वो चीजें हो रही थी। ममता बनर्जी बार बार फासिस्ट कह के रोके हुए थी इस सिस्टम को, लेकिन बांग्लादेश की चीखों ने, जो वहां के लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, जो 18 से 19% है, जिसको कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सरकार कितने अत्याचार कर रही, क्या कर रही, उसको ये देखता है कि यार मेरा फायदा कहाँ है। वो पहले कांग्रेस के साथ रहा, सिद्धार्थ शंकर रे के उस शासन के दौर, फिर वो लेफ्ट के साथ रहा, फिर वो ममता बनर्जी के साथ आ गया। तो उसके अंदर इसका फर्क नहीं, वो पहली बार दरकता दिख रहा है। उसको लग रहा है यार दीपू दास जला दिया, यार खोगिन पे हमला हो गया, यार रेप हो रहे महिलाओं के साथ, और वो तो बंगला में ही बोल रहे।
मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं ग्राउंड की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि लोग किताब पढ़ के बता रहे हो। मैंने तो वहाँ घूमा है ना, क्योंकि उनको एक घुट्टी लगातार पिलाई गई है। बांग्ला में आप जाएंगे तो एक थोड़ा सा तो हर राज्य में होता है, लेकिन आप उसके यहाँ एक अलग किस्म का नॉस्टैल्जिया देखेंगे। मैंने उस पर बहुत खबरें भी की। वो उनको लगता है कि वो आज भी जो सोच रहे, वो हिंदुस्तान आज भी बहुत 200 साल बाद में सोचेगा। और उनको बांग्लादेश का ममता बनर्जी ने इसलिए इसको रोकने में कामयाब हुई थी, पिछली बार भी इस डेमोग्राफी को भी रोक पाई थी, इस मतलब इशू को, क्योंकि वो बांग्लादेश को बंगाल की भाषा और अस्मिता के साथ बराबर रखते थे कि साहब हमारे तो रिश्ते हैं, वो देखिए हमारे वहाँ, क्योंकि वहाँ बेगम जो थी, जो हसीना हैं, वो यहाँ वहाँ उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि हिंदू उस समय भी सुरक्षित नहीं थे। हाँ, उस पर कभी और बातचीत होंगी तो आपसे बात होंगी। लेकिन उस पूरे मसले पर ममता बनर्जी इस समय आप देखें तब से आज तक बैलेंसिंग के अलावा कुछ नहीं कर पा रही, बोल नहीं पा रही। इंडी गठबंधन के किसी नेता का बयान आप देख के देखिए कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। कोई रस्मी बयान के अलावा, रस्मी कवायद के अलावा कोई पैलेस्टाइन की तरह पर्स लेके नहीं गया, कोई झोला लेके टांग के वो फिलिस्तीन के लिए रोती हुई प्रियंका गांधी, ऐसे किसी को देखा है आपने? तो ये चीज़ें तो बदल रही हैं। ममता बनर्जी इसको फील कर रही है, इसीलिए ममता बनर्जी ये जो सब कर रही है वो उस हारी हुई बाजी में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कोशिश कर रही हैं तृप्ति जी की किसी भी तरह पूरी लड़ाई को पलट दिया जाए, वापस वहीं ले आई कि जो याद होगा आपको, बंगाल को उसकी बेटी चाहिए, निज मेकर चाहिए, माटी मानुष वाली बातें जो वो करती हैं। पिछली बार का नारा उनका जो दिया गया था, निज, मैं बंगला में चूंकि उतना वो नहीं हूँ, लेकिन उसमें कहते हैं कि मुझे याद है उसका कि हमको बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, निजी मेकर चाहिए, कुछ इस तरह करके वो नारा था। तो वो उस पर लाना चाहती है। बीजेपी ने कोई बहुत मेहनत नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूरी थी। मतलब दूरी का मतलब ये नहीं कि वो एक सेम पेस पे नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी यही चक्र रहती है। बंगाल के अंदर लेफ्ट ने पिछले जो 31 साल का शासन था उसमें उन्होंने इस देश से अलग किस्म की एक आइडियोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की। तो वो मैसेजिंग हमेशा पॉलिटिकल है, वहाँ है। अब वो खत्म हो रही है। अब आप देखिए पूरा देश लगभग एक तरह से बिहेव करता है। वो क्योंकि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए उस पर तो लगातार बात होती थी। एसआईआर जब हुआ तो और मुद्दा उठ के आया। इस बीच में जितने भी क्षेत्र जो हैं, खासतौर से बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, इधर ये मालदा, मुर्शिदाबाद, सब जगह पे जो सर्वे निकल के आया और जो बंगाली मुस्लिम वहाँ पर, वो उनके ऊपर सबको पता था कि किस तरह से वो भारत के नागरिक बनाए गए। भद्रलोक की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वाकई में अब उन्हें, क्योंकि ये एक भद्रलोक ऐसा है, उनको ये लगता है कि हमें बंगाल का ही चाहिए, जो एक आपने बताया ना एक मेंटालिटी वहाँ पे बना दी गई है, उस चीज़ को भांपना। और इस बीच में ये जो इनके आईटी सेल के हेड हैं, इनके यहाँ जो रेड पड़ती है उसको लेके ये प्रदर्शन करना, एक तो ईडी को लेकर, पहले सीबीआई को लेकर भी लगातार निशाना साधती रही है, जो फेडरल आपका वर्सेस स्टेट दिखाई देता है। ये जो हंगामा खड़ा किया गया है, कोर्ट के अंदर भीड़ का बेकाबू हो जाना, और फिर कोर्ट में जज का ये बोलना कि हम भीड़ के बेकाबू हो जाने की वजह से केस को आगे बढ़ा देना 14 जनवरी तक, ये और सड़कों पे प्रदर्शन करना, मार्च निकालना, ये जो दबाव बनाया जा रहा है, इस रेड का और इस दबाव का, बंगाल की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों के हिसाब से आप किस तरह से देखेंगे इसको? हाँ, मुझे लगता है कि हम अब पहले हिस्ट्री में चले गए थे, लेकिन मैं इस पर वापस आता हूँ कि अगर हम आज के इसको देखें कि अगर कोर्ट ये कह के फंक्शन नहीं कर रही है तो ये केंद्र के पास एक बहुत बड़ा कारण है। आप आर्टिकल 355, 356 के लिए हैं, क्योंकि सरकार वहाँ मशीनरी काम नहीं कर रही है। इस देश में ये कह के कोई हाई कोर्ट एक्सटेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये इमीडिएट का इशू है। एक मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी की रेड के बीच में जाके सबूतों पर कब्जा कर रही है, उस पर कोई हाई कोर्ट ये कह दे, और वो चूंकि सुरक्षा का दायित्व तो राज्य सुरक्षा का वहां किसके पास है? स्टेट के पास है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो प्रताड़ित दिखे और जनता का सपोर्ट वापस उस इशू को भुला दें। अगर बीजेपी वहां जीत सकती है तो बीजेपी की जीत का कारण इस वक्त वहां यही है कि ममता बनर्जी सायास तरीके से वहां हिंदुओं की डेमोग्राफी को चेंज होने में मदद कर रही हैं।
वो सीधे तौर पर बांग्लादेशी मुस्लिमों को जो अवैध प्रवासन है उसको वो ताकत दे रही हैं। ये रिकॉर्ड वैसे दिखता है, क्योंकि आप देखिए वो लोग अचानक भागने लगे, सबके पास तो कार्ड थे, बिल्कुल ठीक है, तो वो क्यों भागे? हाँ। दरअसल अब इस पर क्यों बौखलाई, ये भी आ जाता हूं, ये तो हाँ। दरअसल प्रतीक जो है पूरी तरह से इसके साथ है। ये इसके खिलाफ जांच चल रही है लगातार, जो हवाला का हवाला वाला मामला जिस पे हाँ ये कंटिन्यू है। ये माजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद सर्चिज होती हैं अलग अलग समय पर। ये कई साल से चलता हुआ केस है। दरअसल ममता बनर्जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनमें ये डाटा तो आप एसआईआर साफ कर देगा कि भाई कितने फर्जी थे, कितने वो थे, आपसे साबित करेगा। आपको भाग गए वो लोग, भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, नहीं तो पहले तो भागे नहीं, उनके पास तो आधार है, तब क्यों भाग रहे लोग, ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आधार दिखा देंगे। लेकिन बाकी सब कैसे करोगे? तो उनके पास फर्जी जर्मन प्रमाण पत्र भी होगा, लेकिन उनको और भी साबित करना है ना, और गलत कागज पाए जाने पर आपको 7 साल जाना है। ये एसआईआर के हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, जो 7.5 के आसपास 7.6 है ना वोटर्स के नाम कट गए हैं। पहले 7.66 करोड़ थे, 58.2 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और 7 करोड़ के आसपास अब वोटर्स यहाँ पर हो गए। और अभी तो जिनको नोटिस है वो हाँ, ये अभी नोटिस है, इसमें जो कागज जमा करने पड़ेंगे इसके बाद, उसको लेकर भी बौखलाहट है। और साथ ही साथ ये एसआईआर के साथ साथ एक मैं इस पर भी समझना चाहूँगी, क्या पिछले दिनों जो प्रशासन को लेके सवाल उठे हैं, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेके, हम चाहे वो मेडिकल कॉलेज में लड़की की हत्या का मामला हो, या फिर उसके बाद एक और लड़की के साथ जो की हत्या हुई थी, उसमें ममता बनर्जी का ये कहना है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें नैरेटिव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों के बीच में पहुंची, जिसमें विशेष तौर से भद्र लोग हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं, विशेष तौर से लड़कियों की सुरक्षा का मामला। ये भी वहाँ गया, क्योंकि हम तो शुरू से देख रहे हैं, रामनवमी हो, आपका सरस्वती पूजा, उस पर तो पहले भी हमले हो रहे थे, और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति को हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 10-12 सालों से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं। क्या इसका भी प्रभाव पड़ा है? और साथ ही साथ ये जो एसआईआर का जो हुआ है, अभी पहला ड्राफ्ट सामने आया है, उसका भी असर ममता बनर्जी पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको, हम लोगों को, अगर हम लोग रेटोरिक पे नहीं, हम लोग फैक्ट्स देखने की कोशिश चलते हैं। आप याद कीजिए कि उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 6 की 6 सीटें जीती, बीजेपी से भी छीन ली विधानसभा उपचुनाव, तो उसने बीजेपी की भी छीन ली। ये तो आरजी करके बाद हुआ, और पहले से ज़्यादा वोट मिले, बल्कि एक सीट पर जो बीजेपी के पास थी उसमें 12% कम हुआ बीजेपी का वोट, दूसरी पर भी कम हुआ। ये दरअसल सवाल, मैंने कहा कि बंगाल को इस तरह से डेवलप किया गया कि वहाँ कोई भी जो इशू हो हिंदुस्तान का, भारत का, उसको इंसुलेट कर सके वहाँ का स्थानीय पॉलिटिशियन। ये अब से कोशिश नहीं है, ये बहुत लंबे समय से कोशिश थी। लेकिन जो नया मीडियम आया, जो सोशल मीडिया है, जैसे आप जो कर रहे हैं या दूसरे लोग, उन्होंने उन लोगों को ये ताकत दे दी कि वो एक बार चेक कर सकते हैं। भाई आप डाटा को, पहले तो डाटा था तो वो फाइलों में रखा था, कैसे पता चल रहा था? अभी तो वो डाटा हर के मोबाइल में है, सबके पास आ चुका है, वो देख रहा है। तो हुआ क्या है कि आप ये सोच के देखिए कि अगर सबसे कम, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में लगभग 18.7 से ऊपर कटे। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की देख रही थी, इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो सवाल पे जा सकती हैं आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 18% कटे वोट, ये बहुत बड़ा है। 2.8 करोड़ के आसपास 2.89 तो कट गए ना। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा डाटा है। 18%, वो 12 कुछ रह गए। लेकिन आप ये सोच के देखिए, उसका मुख्यमंत्री नहीं उछल रहा। ममता बनर्जी पॉपकॉर्न की तरह उछल रही है। यही बात मैं, कि वहां से तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो उत्तर प्रदेश में जिस जिले में सबसे कम वोट कटे, लखीमपुर में, वो भी इससे ज्यादा है। जो बंगाल का एवरेज है उससे ज्यादा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। भाई 30% कट गए, 25% कई जिलों में, 28% गाजियाबाद में कट गए। वो नहीं कह रहे, वो कह रहे ठीक है देख लेंगे। वो अखिलेश यादव आपने देखा नहीं है सड़क पे, वो विरोध है, अपना पर्चा भर दिया, ये कर दिया, वो सब है, वो ठीक है, राजनीति करनी है, लेकिन वो इस तरह नहीं कर रहे। उनको मालूम है कि यार ये तो साफ होनी है, आप रोक नहीं सकते हो अब इस खेल को। लेकिन ममता बनर्जी क्यों कर रही है? ममता बनर्जी इसलिए कर रही है कि वहां वो फर्जी लोगों के नाम से ही थे, वो वाकई फर्जी थे।
आपको 85% वोटिंग परसेंटेज कैसे हो जाता है भाई? क्योंकि आप ऐसा समझिए, देखिए वैसे तो अगर यूपी पे सवाल होता तो मैं उसको और ज्यादा डिफाइन करता। अब यूपी पे आगे बात कर लेंगे। हाँ, मैं नहीं इसलिए बता रहा था क्योंकि होता क्या है कि जिन बूथ पर जिस आदमी की ताकत होती है वहां वो अपनी पार्टी के वोट डलवाता है। जैसे कि 2003 में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, 2010 में फिर एक ऐसा काम हुआ कि एक ऐसा वो हुआ कि भाई मरे हुए नाम भी नहीं काटे जाएंगे, यूपी में ऐसा हुआ। अब आप ये सोच के देखिए, अगर नादिया या मथुआ कम्युनिटी है, पूरा तमाम चीजें हैं, उन लोगों को जो डर था, वो जानते हैं कि ये लास्ट रिटोर्ट है सीए। उस समय तो उन्होंने बहका लिया, अभी नहीं बहका पा रहे, और अभी तो वो चीख आ रही है और वो लोग भाग गए हैं जिनके आप वोट डालने थे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ममता बनर्जी को मालूम है कि बिना मुझे बिल्कुल इस लड़ाई को व्यक्तिगत किए बिना, बंगाल के सम्मान के लाए बिना अब ये जीतने की संभावना नहीं है। तो वो बौखला रही हैं, क्योंकि यही राजीव कुमार जिसका आप जिक्र कही थी 2019 में, ये जो है शारदा स्कैम में एसटीएफ जिसने जांच की थी उसमें इसने बचाया था, उसमें इसने खेल किया था। तो उसके लिए 70 घंटे उन्होंने बिना कुछ खाए पिए रही, हाँ धरने पे बैठी रही। और मुझे तो ये तो एक अलग चीज हो गई पॉलिटिकल, लेकिन ये बात जरूर है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर वो स्ट्रेस देंगे, वो लगातार देंगे। ये तमाम राज्यों में आप देख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन की उस सुरंगों के अंदर घुस जाना चाहते हैं जिनको कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। उनको ये उम्मीद नहीं है ना कि कोई कैसे विदेशी की किसी की वो ले सकता है वोट के लिए। ये कभी सोचा होगा जो संविधान सभा में बैठे हैं, उन लोगों ने कभी सोचा होगा कि यार घुसपैठ होगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ के राजनेता सब कुछ दांव पे लगा देंगे, इस देश में बाबरी नाम पे मस्जिद बना देंगे? ये संभव नहीं हो सकता था ना, उनके दिमाग में नहीं था, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ऐसी राजनीति होनी है। अभी आप देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या कहा कि हम जी राम जी के खिलाफ जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। तो वो इस पर स्ट्रेस बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने जो काम किया है ये इस देश में ये डिसाइड करने के लिए होगा तृप्ति जी की देश है क्या। मैं आपको बताऊं 1947 के बाद इस देश ने ये तय नहीं किया कि देश होगा क्या, भारत क्या होगा। पाकिस्तान ने तय किया कि पाकिस्तान क्या है, इसी बुनियाद पे उसने बंटवारा किया। तो वो जानता है पाकिस्तान की क्या है, वो रियासत तैयबा है, वो इस्लाम का फोर्ट है, वो पूरी दुनिया में इस्लाम का मुहाफिज है। लेकिन हम क्या है ये आज तक हमने तय नहीं किया। हमने लिख दिया, एक कहीं से उठा के एक प्रस्तावना रख दी कि हम भारत के लोग, और हम लोग फिर 1976 में, उस समय जब देश में इमरजेंसी लागू थी, हम उस वक्त जब हमारे मिनिस्टर्स ने उसको पढ़ा नहीं, उनके घरों में जाके साइन कराए उसके अमेंडमेंट को, और हमने कह दिया नहीं साहब हम तो सोशलिस्ट भी हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष भी हैं। तो आपके देश ने आज तक ये तय नहीं किया कि देश है क्या। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो स्ट्रेस होंगे, ये जो स्ट्रेन आ रहे, ये आज नहीं तो कल तय करना पड़ेगा। ये मैं 2010 में मेरा एक आर्टिकल था, मैंने उसमें लिखा था कि ये देश को आज नहीं तो कल ये तय करना पड़ेगा कि किन मूल्यों का किसी भी उल्लंघन को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये आज तक नहीं हुआ। इसीलिए इस देश में इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं कि गाजा को, फिलिस्तीन को और इसराइलियों को धमकी इस देश में दी जा सकती है। और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाना क्योंकि वो वो सांप्रदायिक हो जाता है, फासिस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तय नहीं किया। अमेरिका ने 1865 में ये तय कर लिया था, 1776 में आज़ादी मिली उनको 4 जुलाई में, अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस का घोषित किया। तो आप ये सोचिए उन्होंने 1865 में ये तो तय किया, नॉर्दर्न एंड साउथर्न स्टेट लड़के, कि अमेरिका क्या होगा। हम आज तक यही तय नहीं कर पा रहे कि हम हैं क्या। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेस बढ़ा है, ये मैं इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूँ। जो संविधान में छोड़ी गई दरारें थी वो धीरे धीरे बनेंगी, और ममता बनर्जी के बाद आप और कई राज्यों में इस तरह के कदम देखेंगी। पिनरई विजयन को देखेंगी, और आप स्टालिन को देखेंगे, वो और ज़्यादा करेंगे। आप ये सोच के देखिए, माफ़ कीजिएगा मुझे लगता है कि हम उधर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं जिक्र कर देता हूँ। तमिलनाडु के तिरुपुरकुंद्रम, हाँ बिल्कुल, सिंगल बेंच ने कहा, जी आर स्वामीनाथन ने आपको आदेश दिया, आपने उसको ठुकरा दिया, उसको कहने लगे जातिवादी। उसके बाद आप ये कह रहे, उसके बाद आप डिवीजन बेंच में जाते हो, डिवीजन बेंच में हो तब सुप्रीम कोर्ट आते हो, कार्तिकेय दीपम में, हाँ कार्तिकेय दीपम में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप हो, इसके बावजूद आप वहां जाते हो महाभियोग में। आप ये सोच के देखिए, आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। आपने जज को डराया, जैसे
आपने उसको जातिवादी धमकी दी। आपने अगली कोर्टों को क्या धमकाया, डिवीजन बेंच को, कि हम महाभियोग ला रहे तो तुमको भी पकड़ लेंगे। और उसके बाद उनको क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं हम महाभियोग जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है कि देश क्या है। ये सबसे बड़ी दिक्कत और है। जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं उसी संविधान पे सवाल उठाकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगर हम ममता बनर्जी के इस एक्ट की बात करें, आपको क्या लगता है जिन सुरंगों की आप बात कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह से इस मुद्दे को वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सड़कों पर ले आई हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और ये तय बात है कि ये आने वाले चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है, क्या इससे उनको किस तरह का फायदा हो सकता है, और क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता को ये बातें समझ में आएंगी जिस पे हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मंशा क्या है? देखिए, एक बात हमको और सोचना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इमोशन से तो कंट्रोल नहीं होती ये चीज़ें, डेटा तो सैक्रोसैंक्टो नहीं। ममता बनर्जी को सिर्फ 10 से 12% वोट चाहिए हिंदुओं के। उन्होंने अपने आप को, इसीलिए वो, कोई देश में दुनिया में ये संभव नहीं हो सकता कि आप दुर्गा माँ की उसमें आप जो है वहाँ इस्लाम का गीत गा दें, पंडाल में आप अजान पढ़वा दें, ये संभव नहीं है। लेकिन वो कर रही है क्योंकि वो जानती है कि 30% वोट एक मुश्त पड़ेगा, यानी मुस्लिम लीग को जितना वोट मिलता था उससे ज़्यादा इसको मिलता है, या टीएमसी को मिलता है, या फिर आप देखिए सपा को मिलता है। ये एक नया पॉलिटिकल चैलेंज है। तो ममता बनर्जी को 12 से 14%, 16% वोट चाहिए बस, क्योंकि वो हो गया, उसमें दो पार्टियों में सिमट गया। अगर ज्यादा होता तो फिर और भी कम होते, क्योंकि अब ना कांग्रेस है ना लेफ्ट है, सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। अब उनको इतना चाहिए, और बीजेपी को भी 7 से 8% चाहिए। पिछली बार का जो 60 के करीब का जो लाख का डिफरेंस था वो तो खत्म हो गया, लड़ाई पूरी उसी 7-8-10% तो वो तो खत्म हो गया। भाई 8% वोट कम हो गए। तो अब ये वोट परसेंटेज जब कम हुआ, अगर वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में कम हुआ, जैसे मालदा में कम हुआ या आपका मुर्शिदाबाद में कम हुआ, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ वो पहले से इतना है। लेकिन आप ये सोच के चलिए, जो बाकी 70-80 सीटें हैं, लगभग 70 से ज़्यादा सीटें जिसमें मुस्लिम्स इस तरह से कमांड करते हैं, अगर वहाँ कम हो गया तो उनका जीत का रेशो घट जाएगा ना। ये डर है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को उन सीटों का डर है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो वो बैलेंसिंग एक्ट खत्म हो जाएगा। और बीजेपी, देखिए, मुझे याद है जब 3 मई को शायद फैसला हुआ था और हम लोगों ने देखा शाम को बेगम बाग, आराम बाग का या कहीं का बहराम बाग का वो जला दिया गया था बीजेपी ऑफिस। तो हमने कहा गुरु अब निकल लो। सुबह तक वहाँ सब लोगों को ढूंढ ढांड के जो फिर डिस्ट्रेस, आप वहीं थे उस समय मैं तो उस दिन भी वहीं था। तो अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हुआ, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया कि साहब आप सेंट्रल के लिए फिर बना कब है 356, जब आप इसके स्ट्रक्चर पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक स्टाइल है, हमको आप इससे सहमत हो असहमत हो, बट वो उस पर करते हैं। वो ये आरोप नहीं लेना चाहते कि भाई मैंने राष्ट्रपति शासन लगाया, राज्यों को ब्रेक किया। एक शायद उत्तराखंड का शायद उदाहरण अगर हम लोग दे सकते हैं, उनके कार्यकाल में वो कुछ है नहीं, तो वो उन्होंने उस वक्त भी नहीं लगाया। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे, तब भी लोगों ने कहा कि ये सिस्टम ब्रेक हो रहा है, संविधान ब्रेक हो रहा। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक वैधानिक तरीके से जीत हासिल की। और आज वो जो दिल्ली के मालिक हैं वो गायब है। क्यों? क्योंकि एक वैधानिक तौर पे आपको बताने, वरना तो याद होगा सदन में बोलते थे कि अगला जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी को अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ा, बिल्कुल जन्म तो नहीं लेना पड़ा। तो ये इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त नहीं किया। हालांकि सब लोगों का जो जर्नलिस्ट थे उन सबको लग रहा था, अक्रॉस वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम को क्रैक कर रही थी, वो सिस्टम तोड़ रही थी। तो दैट वाज वेरी, मतलब मुझे लगता है कि वो एक हार लोग कारण गिनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त भी नहीं लगाया, और अभी भी लोगों को शक है कि वो करेंगे ऐसा। तो मुझे लगता है कि जो 12% वोट है, 14% वोट है, वो अगर इसी तरह से सही से SIR हो गया तो ममता बनर्जी अपनी जीत के बारे में आश्वस्त नहीं हो पा रही। हो क्या रहा है, वो इसलिए डर गई क्योंकि ये आरोप सीधा है बीजेपी का कि उन्होंने जो स्वास्थ्य सेवा के कार्ड बनाए थे उसमें उन परिवारों का डिमार्केशन किया जो बीजेपी को, जो इसको टीएमसी को वोट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उनके डाटा लिए, उनके नंबर लिए, जो कि एक प्राइवेट कंपनी को जाना निजता कानून है। आपने कन्याश्री और जो दूसरी योजनाएं चलाई हुई हैं जो महिलाओं के लिए, उनका कंप्लीट डाटा आईपैक के पास था। ये जो सारी चीज़ें हैं, वो जो सारी वो है, इसीलिए उसको न्यूरल कोड कह रहे हैं। अगर आप बंगाल के अखबारों को देखेंगे, जैसे आनंद बाजार पत्रिका है, वर्तमान है, या 2-3 और अखबार वहाँ के, स्टेट्समैन भी देखेंगे, टेलीग्राफ देखेंगे, तो वो
वो अजब कहानियां सुना रहे हैं क्या वो बता रहे हैं? बीजेपी के ऊपर जो है वो कह रहे कि साहब ये न्यूट्रल कोड हाँ, पकड़ना चाहते हैं चुनाव के। अरे भाई, अगर ये किया जाएगा ईडी का, तो आपके पास भी कोर्ट का रास्ता है ना। गए तो हैं कोर्ट। कोर्ट में वो तो तीनों इसलिए गए ना, काउंटर करना होता। काउंटर करेंगे, आपने सभी देखा पहुंच गए अब तो। हाँ। आपने देखा नहीं है गांव में जो है लाठी चला दी हमने, हाँ। और उसके बाद देखा कि पुलिस में जाए हुए आप, तो हम पहले ही जाके करा देते अपनी भी। तो वही वहां है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में तो ये सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ईडी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी कि जिस हिसाब से जाना तो हाँ। चाहिए, क्योंकि उसके पास उसके भाई ये तो फेडरल स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस तो है। क्योंकि जिस तरह से अब हमने ये बात की, ये तो तय हो गया कि ममता बनर्जी क्या चाहती हैं। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। जो बात इसमें एक और दिलचस्प है, क्योंकि उसको हमें ले लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जब आप बात कर रहे थे ना कि ममता बनर्जी इतना बौखला रही हैं, लेकिन जहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वो उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन कई सवाल जो है ना भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इतने नाम कट गए हैं, अब बीजेपी खतरे में पड़ जाएगी, बीजेपी के वोट चले जाएंगे, उन्होंने तो करवा लिया सपा वालों ने अपने वोटर्स का, इन्होंने नहीं करवा पाया। ये जो भ्रम फैल रहा है, ये जो इतने नाम कटे हैं वहां से 2.89 करोड़, इसका वाकई में क्या प्रभाव सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी किसी को पड़ रहा है, या फिर ये वाकई में एक ऐसी चटाई है लोकतंत्र के हिसाब से, और जो चुनाव होंगे वो उसी हिसाब से होंगे, जो रणनीतियां सबकी हैं? देखो, फ्री फॉर ऑल तो हो जाएगा, हाँ। ये तो कोई शक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से संबोधित किया था, हर आदमी याद होगा ना आपको, कोई भी सेनापति अपनी जो बढ़िया सेनापति होता है, वॉर में जाने से पहले क्या कहता है कि भाई वॉर हाँ। टफ है, जीतेंगे हम, लेकिन वॉर टफ है और तुमने ये तैयारी नहीं की। लोग कहते हैं कि जितना प्रैक्टिस में आप पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना खून बचेगा। तो वो उस तरह से कह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया, 85% तो इनके कट गए, जो कि एवरेज जो 70-72 हजार अगर हम देखते हैं तो 70-72 हजार पर सीट कटते हैं, जिसमें से उन्होंने कहा 62 हजार तो बीजेपी के कट गए। अब वो बस तारीख नहीं बता रहे, वरना तो ये मान रहे कि 27 में बस वो मुख्यमंत्री आवास में जाने ही वाले हैं। तो ये, लेकिन अगर हम इसको देखिए ग्राउंड पे जाके समझते हैं, ऐसे समझते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, JV जैन इंटर कॉलेज है करल का, मैं चुनाव कवर करता हूँ तो हर बार जाता हूँ, तो मैंने देखा वहाँ जो भी थे वो एक ही पार्टी के हैं, चूंकि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह वहीं से पढ़े, वहीं टीचर भी हो गए। अब आप ये सोचो वहाँ कौन दूसरा पार्टी का होगा, तो वहाँ जितने भी मरे हुए होंगे, वो चाहे बेचारे चाहे कब्र में दफन हो और चाहे वो जल के जिनका अंतिम संस्कार किया गया, उनको आना पड़ता है वोट डालने। वो आते हैं बेचारे हर साल वोट डालने, हर चुनाव में हर बार आते हैं। हमारे यहाँ तो इस बात पे आपने देखा होगा मीम्स बने हुए हैं कि एक बुजुर्ग आदमी आके पूछ रहा है उससे वोटर, उससे जो चुनाव एजेंट से, कहन भैया रामरती वोट डाल गई क्या? उसने कहा हाँ दादा डाल गई। कहन किस समय डाली? कहन 9 बजे डाल गई। कहना आज फिर 1 घंटा पहले चली गई। उसने पूछा क्यों? जाके घर पूछ लेना। अरे कह रहा यार मरे हुए तो 13 साल हो गए, बस चुनाव में वोट डालने आती है। तो ये जो ये चुनाव में आने वाले बेचारे मुर्दे थे, इन लोगों को कम से कम 58 लाख को तो मुक्ति मिली, 46 लाख को, 46 लाख को तो पाए गए। हाँ, तो 46 लाख को तो मुक्ति मिल गई कम से कम। अब वोट डालने नहीं आना पड़ेगा उनको बेचारों को। मान लो जैसे हिंदू धर्म में तो उन्होंने अगर दूसरा जन्म ले लिया होगा, उनको हर समय यही आना पड़ता था वोटों को देने। दूसरा क्या है, जो परमानेंटली शिफ्टेड हो गए, करीब 2 करोड़, ये 1 करोड़ कुछ समथिंग है, 1%, वो सबसे बड़ा डाटा है। तो वो हुआ है। अब इसमें जो बहुत सारे लोग इसलिए डरे हुए हैं, देखिए आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरे 2 वोट थे, ज्यादातर डुप्लीकेट बहुत सारे वोट है ना, तो जैसे मेरे 2 वोट थे तो मैं वोट तो एक ही डालता था ना। अब आपको, हाँ माफ कीजिए, जैसे JN पे है, अब वहां आप जाके देखेंगे कि वहां दूसरी पार्टी का ना बस्ता होता ना एजेंट होता। भाई ये मरे हुए वोटर कहाँ आ रहे थे? ये मरे हुए वोटर सब वो उस पे नहीं जाते, हर बूथ पे मरे हुए नहीं पहुंचते। ये उस बूथ पे पहुंचते हैं जहां ताकत होती है। तो जब वहां दूसरी पार्टी का ना कोई एजेंट है ना कोई वहां बैठा हुआ है, दूसरी पार्टियों के नाम से जरूर बैठे हैं, वो दूसरी पार्टियों के नहीं है, वो उसी पार्टी के हैं। तो जो भी मरा हुआ आ रहा उसका भी वोट है, तो आ जाओ दे दो भाई, कौन पूछ रहा, उसकी हिम्मत नहीं है भाई उस बूथ पे। यही तो ताकत का खेल होता है। अब क्या होगा? अब वो वोट ही नहीं है तो मरा हुआ आएगा कैसे? नाम ही नहीं है। जब नाम ही नहीं, पर्ची नहीं है। हाँ। देखो चुनाव को लोग जो है ऊपर से समझते, चुनाव ग्राउंड में होता है, तो पर्चियां होती हैं, हर एक आदमी जानता है किस बूथ पे कौन मरा हुआ है, सबको मालूम होता है, हर पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस पूरे उसमें जिस बात पे सबसे कम डिस्कशन हुआ वो है योगी आदित्यनाथ का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें 1000 बूथ पे अगर वोट में 800 वोट मुस्लिम्स के हैं, 200 वोट हिंदुओं के हैं, तो वो हिंदू बहुधा वोट डालने नहीं आते हैं उसमें।
वो बचते हैं, और ये बात हमने देखी है। क्योंकि उन्हीं को अगर- निकालने का एक चैलेंज क्योंकि रहता वो है। जो महिलाएं हैं उनको वो वहाँ से इस तरह के लोग बैठा दिए जाते हैं जो उन पर टिप्पणियां करेंगे, छेड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, ये कोशिश की जाती है और ये होता है। मैं इसलिए क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते ही मैं इस तरह और की आपने तो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट कितने महीने रह के किया मैंने था पूरे यूपी साल पे, में मैंने इस हाँ। देश का लगभग हर राज्य का चुनाव कवर किया और कई बार कवर किया। तो वो दिक्कतें, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन लोगों का वोट ऐसी जगह ट्रांसफर कीजिए जहां वोट देने आए, क्योंकि मुस्लिम्स को ये डर नहीं होता, वो जाता है। तो आप ये सोचिए कि वो वोट तो पड़ेंगे। बिल्कुल, ये हो गया। दूसरा क्या है कि मेरा 2 जगह वोट था, एक जहां मैं रहता हूं, एक जहां से आया हूं, तो मैं डालता तो एक ही जगह था, तो इसीलिए उसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं बीजेपी पे। भाई बीजेपी को जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि शहर में आ गई। हाँ, उनका वोटर शहर का वोटर है। अरे भाई बहुत सारे लोगों ने गांव में वोट बनवा लिया, उनको मालूम है चाचा चुनाव लड़ेगा प्रधानी का, तो वोट कहां से आएगा? यहाँ तो एक कोई चुनना है ना, विधायक को या योगी जी को चुन लूंगा, वहां से चुन लूंगा। ये डर ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया था, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बहुत ही आराम तलबी है वो। सिर्फ आजकल अगर आप बीजेपी की पॉलिटिकल उसको देखेंगे, उनको लगता है योगी मोदी का नाम ही बहुत है, हमको काम करने की जरूरत नहीं है। वोटर आएगा, वोटर देखेगा और मोहर लगाएगा, अपने घर जाएगा, गले में माला हमारे आएगी। तो वो ये हमने विधानसभा चुनाव में भी नोट किया था इस बार। नहीं, ये तो हर जगह मैं तो देखता हूँ, मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ कि उनको लग रहा है, उनकी एरोगेंस देखिए आप। वो एरोगेंस इसलिए नहीं है, वो उनकी एरोगेंस इसलिए कि उनके पास 2 ऐसे नेता हैं या 3 मान लीजिए या 4 मान लीजिए, इनके पास एक टीम तो है, चेहरे हैं उनके पास चेहरे हैं जो लोगों को खींचते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रफुल्ल वो अपने हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जातियों का चक्र तोड़ दिया, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अद्भुत बात है। मतलब इंदिरा गांधी के बाद मैं कहूंगा ये अद्भुत बात है कि लोग जातियां छोड़ के आ रहे हैं। तो ये बात इनके कार्यकर्ताओं को लापरवाही भी दे रही है, एरोगेंस भी दे रही है, और उसके लिए योगी जी ने कहा था। योगी जी ने इसलिए नहीं कहा था कि, और अगर आप सोचो कि एक मुख्यमंत्री के कहने पे आप खुश हो गए हो, तो आप उस मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पर नौसिखिया मान रहे हो क्या? जो अगर जो आदमी के पास सारा डाटा आ रहा है, क्योंकि डीएम ही चुनाव अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बात, मुख्यमंत्री को बात करनी है सबसे, तो उनको तो पता है ना कहाँ कम हो रहा, तो ये नुकसान क्या है। वो ऐसी इतना कमजोर बात करेंगे, वो तो खुश कर दिया। अब अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने पहले तो विरोध किया था, फिर मैंने बहुत तारीफ कर दी, खुशी के बारे ट्वीट कर दिए, अब फिर मैं वापस कैसे लूं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। जैसे एक उदाहरण से और बात समझा देता हूँ कि आप कह रही फ़र्क क्या पड़ेगा, इसको ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं। वेस्टर्न यूपी में इसलिए बात कर रहे हैं कि 40 to 50% मुस्लिम वोटर हैं सीट वाइज से। अगर ये वहाँ से आप देखेंगे, वहाँ 22 से 25% एवरेज कटा है। 25 से थे ना, इतना 22 से 25% का वोट है जहाँ तक वो। तो अगर वो वोट वो एवरेज से ज़्यादा कटा है ना, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम आबादी की बात की जा रही है, लेकिन हम दोनों को मान लेते हैं कि ठीक है दोनों में कटा। तो आप इसको ये सोचिए कि जो मुस्लिम वोट की पॉपुलेशन थी उस सीट पर, उनकी ताकत, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने से थी, परसेंटेज से कम नहीं होगा। यानी उनकी बार्गेनिंग करने की ताकत खत्म हो जाएगी, वो उस सीट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे एक एक सीट पर। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सहारनपुर की एक सीट थी, उस पर शायद 347 वोटों से जीते, मार्जिन बहुत कम, बहुत मार्जिन। जैसे बिजनौर की एक सीट थी, वहाँ भी 300 कुछ पर, धामपुर में था। तो इन सब में, और ये सब मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो अगर इनका कम हुआ और उनका कम हुआ तो फिर बीजेपी को कितना फायदा हो जाएगा, आप सोच के देखिए। मार्जिन जहां कम रहा है वहां पर जो है इस तरह से वोट कटने का फायदा किसको होगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि और ये फायदा उसमें बीजेपी को दिखेगा। तो एसआईआर को लेकर जो आपने बताया, हमने उत्तर प्रदेश की भी बात की, और सबसे महत्वपूर्ण जो था बंगाल की ममता बनर्जी जो हैं फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। ये तो अब देखते हैं कि वो इस पूरे आंदोलन को, अपने जो मार्च को लेकर किस तरह से अपने वोटर्स को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक तौर पे इसका उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बीजेपी और विशेष तौर से केंद्र की सरकार इस पूरे मुद्दे को किस तरह से हैंडल करती है। लेकिन जो राजनीति आपने वहाँ की बताई है, जो ममता बनर्जी के मन में चल रहा है और जो ज़मीन की हकीकत है, वो आपने यहाँ बहुत अच्छे से समझाई, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आप यहाँ पर आए और ये पूरी चर्चा की।
आपका बहुत बहुत आभार। हम तो चाहेंगे अगली बार भी आएंगे तो हम फिर इस पे चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि आपने हमेशा से, मैं आपको कितने सालों से देख रही हूँ, ग्राउंड पर रह के आप रिपोर्टिंग करते हैं और जो बूथ से बूथ तक जाता है और जड़ को पकड़ता है, उससे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ति जी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।